नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। अब हम देखेंगे नवपाषाण काल या नियोलिथिक युग। तो जो नियोलिथिक युग या नवपाषाण काल है, तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसकी विशेषताएं क्या होंगी। नव अर्थात कुछ नया। तो जो पाषाण काल था, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि जिस काल में कुछ भी लिखित या लेखन का कार्य नहीं हुआ, उसे प्रागैतिहासिक काल नाम दिया गया। ठीक, अब इसमें हम पाषाण काल पढ़ चुके, मध्य पाषाण काल पढ़ चुके। अब नवपाषाण काल में कुछ नई विशेषताएं हुई, अब प्लस जो पहले था उसमें परिवर्तन हुआ। जैसे नवपाषाण काल की सबसे मुख्य विशेषता है कि जो पूरा पाषाण काल में अग्नि की खोज तो हो गई थी, लेकिन उस समय के जो आदि मानव थे उसके प्रयोग से वंचित थे, लेकिन नवपाषाण काल में उसका नियमित प्रयोग होने लगा। दूसरी चीज, मध्य पाषाण काल में पशु का प्रारंभ तो हो चुका था, अर्थात पशुओं को पालने का काम तो शुरू था, लेकिन उसमें क्या हो गया, नियमित रूप से पशुओं का जो है पालन किया जाने लगा और मुख्य कार्य जो है कृषि, तो कृषि का प्रारंभ हो गया। अर्थात लोग जो पहले केवल आखेट करते थे और केवल संग्रह का काम करते थे, अर्थात शिकार करना और उसको संग्रहण करना। संग्रहण इसलिए करते थे कि संग्रहण से वो लोग परिचित थे कि यदि किसी भी समय हमको भोजन की पूर्ति न हो, इसलिए वो क्या करते थे, शिकार करने के बाद उसको संग्रहण भी करते थे और जिस दिन भोजन उनको नहीं मिलता था उस दिन उसी का भोजन करते थे। यह काम तो चला आया आगे तक, लेकिन नवपाषाण काल में और क्या हुआ, अब कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ और ये लोग जीव जंतुओं से, फल फूलों से हट करके कृषि का भी कार्य करने लगे और फसल उगाने लगे। तो अब इस प्रकार से हम समझेंगे कि इस समय नवपाषाण काल में एक विज्ञान का युग हम मान सकते हैं इसको, क्योंकि नवपाषाण काल की समाप्ति आते आते जो है कांस्य युग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल के लास्ट में लौह युग आ गया। तो यह एक प्रकार से विज्ञान की दिशा में परिवर्तन को दर्शाता है। और दूसरी चीज, जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि में परिवर्तन हुए, जैसे धातु विज्ञान, कृषि, पशुपालन, आग का आविष्कार तथा उनके जो औजार थे उसमें परिवर्तन आए। ठीक, इस प्रकार से नए सिरे से एक परिवर्तन को हम देख सकते हैं। जो वर्तमान समय में हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, तो हम नवपाषाण काल को उसका आधार समझ सकते हैं। अब हम नवपाषाण काल के कुछ उसके स्थल हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसको समझेंगे। और वर्तमान समय में जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो कौन सी फसलें कहाँ से मिली, कहाँ से उसका साक्ष्य मिला, इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं नवपाषाण काल में लियोलिथिक युग की कुछ स्थल। उसके पहले हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में कृषि, एक नई तकनीक कृषि का आविष्कार हुआ। आखेटक और संग्राहक का काम तो पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से था ही, लेकिन इसमें नया क्या हो गया, कृषि का आविष्कार हो गया, अर्थात खेती की जाने लगी और पहिए का आविष्कार हो गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह लोग अनाज ढोने के लिए पहिया, अर्थात पहिया गाड़ी का प्रयोग ये लोग कर रहे होंगे। ठीक, आगे हम देखेंगे दक्षिण भारत में यदि हम आ जाएं, तो दक्षिण भारत में जो नवपाषाण कालीन समय है वह 2600 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच ही प्रमाण मिलते हैं और वहाँ केवल मिलेट या रागी की खेती के साक्ष्य मिले हैं दक्षिण भारत से। और इन्होंने क्या किया, इस समय वस्त्र निर्माण का कार्य सीख लिया और तांबा सर्वप्रथम नवपाषाण काल में या पाषाण काल में यदि हम मान लें, तो सर्वप्रथम उपयोग में आने वाली धातु तांबा थी। ठीक, अब हम देखेंगे मानव जो भारत में साक्ष्य मिला है, वैसे विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मानवों का साक्ष्य मिला। और पाषाण काल में भारत में दुर्भाग्य है कि कहीं से भी मानव के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन नर्मदा घाटी से मानव की कंकाल का साक्ष्य मिला है, जो होशंगाबाद जिले के हथनौरा में स्थित है। अब हम देखेंगे कुछ फसलें। तो सबसे पहले जौ, याद रखिएगा, विश्व स्तर पर सबसे पहले जौ की खेती का साक्ष्य मिला है और यह 8000 ईसा पूर्व में भूमध्य सागर और ईरान के मध्य इसकी खेती की जाती थी। फिर देखेंगे गेहूं, 8000 ईसा पूर्व से
8000 ईसा पूर्व के मध्य इन्हीं क्षेत्रों में अर्थात भूमध्य सागर और ईरान के मध्य इसके भी साक्ष्य मिले हैं। फिर चावल का साक्ष्य मिला है 7000 ईसा पूर्व यांगत्से नदी जो चीन में स्थित है, इनकी घाटियों में मिला है। फिर मक्का देखेंगे, मक्का का साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है मैक्सिको, जहां से वर्तमान समय में जो गेहूं है और इस पे जो हरित क्रांति आई है, तो नॉर्मन बोरलॉग का संबंध कहाँ से था? मैक्सिको से था, और उन्होंने मैक्सिको में ही गेहूं का शोध किया था और वर्तमान समय में लगभग 150 गुना उत्पादन किया जा रहा है। अब हम देखेंगे बाजरा, यह 5500 ईसा पूर्व में इसके साक्ष्य चीन से मिले। फिर सोरघम, यह 5000 ईसा पूर्व में अफ्रीका से इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर राई, यह भी 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया से इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर जई, यह 2300 ईसा पूर्व में यूरोप से इसके साक्ष्य मिले हैं। अब यदि चावल को भारतीय दृष्टि से देखा जाए, जो नई खोजों में आया है, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में संत कबीर नगर के लहुरादेव से 8000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य का प्रमाण मिला हुआ है। ठीक, तो यदि माना जाए तो सबसे जो है पुराना चावल का साक्ष्य लहुरादेव ही है। अब हम इसके कुछ स्थलों को देखेंगे और उनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो जो नवपाषाणकालीन स्थल है, सबसे बड़ा स्थल बागौर है जो राजस्थान में है, और यहाँ से इसकी जो उत्खनन कार्य है वह बीएन मिश्र ने 1967 में किया। यहाँ कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यानी अस्थायी साक्ष्य कृषि और पशुपालन के कहाँ से मिले हैं? बागौर से। और देखेंगे आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है और बागौर राजस्थान में स्थित है। तो आदमगढ़ और बागौर, इन दोनों से कृषि की अर्थव्यवस्था के अस्थायी प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान, यहाँ से कृषि अर्थव्यवस्था के अस्थायी प्रमाण मिले हैं। अब फिर हम देखेंगे मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ को यदि समझा जाए तो अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं, और मेहरगढ़ वर्तमान समय में बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, और मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ठीक, और यहाँ 7000 ईसा पूर्व में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से, जो वर्तमान समय में बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। अब हम देखेंगे बुर्जहोम और गुफकराल, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, बुर्जहोम और गुफकराल। तो गुफकराल होता है कि कुम्हारों की गुफा, इसका अर्थ होता है कुम्हारों की गुफा। अब दोनों स्थलों से गर्तावास मिले हैं। गर्तावास का तात्पर्य होता है कि गड्ढे बना करके उसमें निवास करना। तो ये लोग क्या करते थे, जो आदि मानव थे, वो उस समय जीव जंतु बहुत बड़े बड़े थे, या आधी तूफान से बचने के लिए गड्ढों में घर बना लेते थे, या एक तरह से हम देखें जो मिट्टी के ईंट के घर बनाते थे, उसके जो द्वार खोलते थे वो छत पर खोलते थे, अर्थात वो ऊपर निकलते थे, और दोनों तरफ से सीढ़ी चढ़ने के लिए था, अर्थात बाहर से भी सीढ़ी था और ऊपर जाकर के अंदर प्रवेश करने के लिए, और अंदर से भी सीढ़ी लगी हुई थी बाहर निकलने के लिए। इस प्रकार हम समझ सकते थे कि बाहर से भी सीढ़ी लगी हुई थी और अंदर से भी सीढ़ी लगी हुई थी, और द्वार कहाँ खुलते थे? छत पर खुलते थे। ठीक, तो नवपाषाण काल में जो उनके घरों के द्वार थे वह छत पर खुलते थे। और घर कैसे घर हमको देखने को मिलते हैं? गर्तावास, अर्थात गड्ढे प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। अब हमको बुर्जहोम से गर्तावास के साथ साथ मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, इसका तात्पर्य हुआ कि मानवों ने सबसे पहले, आप जानते हैं, कुत्ते को पालतू बनाया। तो कुत्ते को पालतू बनाया, तो पालतू होने के कारण जो भी व्यक्ति उनको पालता था या जो भी मानव पालता था, तो उसके मृत्यु होने पर उसके साथ उसको दफनाया जाता था। और इस समय हम देखेंगे नवपाषाण काल में जो है अंत्येष्टि क्रिया में बहुत ही परिवर्तन आया, अर्थात लोग जब अंत्येष्टि क्रिया करते थे तो उनको पाषाण या पत्थर के बीच में रखते थे। जैसा कि आप देखेंगे दक्षिण भारत में बृहद पाषाण या मेगोलिथ कहा जाता है। तो यह जो है शवों को जो दफनाने की क्रिया थी, तो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में उसको रख दिया जाता था। तो दक्षिण भारत में क्या नाम दिया गया है? मेगोलिथ या बृहद पाषाण। तो जब उनको अंतिम संस्कार किया जाता था, तो उनके साथ जो है कुछ पूजा की सामग्री रखा जाने लगा।
दूसरी चीज, उनके साथ जो औजार थे, कुछ औजार के भी साक्ष्य मिले हैं। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि यह लोग पूजा में भी विश्वास करते रहे होंगे, क्योंकि पूजा की सामग्री उनके पास से पाई गई है। तो कुत्ते के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। इसके जो उत्खनन का कार्य है वो डी टेरा पीटरसन ने 1935 में किया। अब देखेंगे हम गुफ कराल। तो जो गुफ कराल है, यहाँ से भी गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, और हड्डियां और औजार, अर्थात हड्डी के भी औजार और पत्थरों को भी औजारों का साक्ष्य यहाँ से मिला है। अब इलाहाबाद के पास मिर्जापुर और इलाहाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल नवपाषाण काल से संबंधित हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कोल्डिहमा, जो इलाहाबाद के पास स्थित है। यहाँ बेलन नदी, ठीक बेलन नदी में चावल की खेती का जो प्रमाण है वह 6000 ईसा पूर्व का है, और विश्व में यदि माना जाए तो विश्व में सबसे पुराना स्थल है कोल्डिहमा, जहां से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा, कोल्डिहमा, बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद के पास विश्व का सबसे पुराना चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। अब हम देखेंगे महदहा, यह भी इलाहाबाद के पास स्थित है, और यहाँ की क्या विशेषता है, यहाँ गोलाकार झोपड़ी और पशुबाड़ा अर्थात जहाँ पशुओं को बांधा जाता था वैसा स्थल की खोज हुई है, और धान और जौ की खेती के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब हम देखेंगे चौपानी मांडो, यह भी इलाहाबाद के पास स्थित है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे, अर्थात जैसे मधुमक्खियाँ छत्ते लगाती हैं उस प्रकार की झोपड़ी का साक्ष्य मिला है, और मृदभांड मिले हैं। मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, अर्थात जो मृतिका होती है, मृतिका अर्थात सबसे कम व्यास वाली मिट्टी, जिसे चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, से बनाया हुआ मिट्टी का सामान, जिसे बना करके फिर पका दिया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, एक होता है मृदभांड और एक होता है टेराकोटा। तो जो टेराकोटा होता है वह भी मिट्टी का बना होता है, लेकिन टेराकोटा में हम मूर्ति को सम्मिलित करते हैं, अर्थात टेराकोटा में बड़ी बड़ी मूर्तियां आती हैं, जबकि मृदभांड में मिट्टी के बर्तन आते हैं। ठीक, तो मिट्टी के बर्तन अर्थात मृदभांड का साक्ष्य और मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी का साक्ष्य मिला है चौपानी मांडो से। और यह जो मृदभांड है, यह विश्व में सबसे पुराना मृदभांड है, जो कहाँ से मिला है, चौपानी मांडो से मिला है। अब हम देखेंगे असम में दाओजली और हार्डिंग, यहाँ से भी मृदभांड और कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, तथा कृषि और पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। अब आते हैं हम चिराद। ये जो चिराद है बिहार में, तो बुर्ज होम के बाद, अर्थात बुर्ज होम में सबसे अधिक साक्ष्य मिले हैं, और यदि दूसरे नंबर पर देखा जाए तो चिराद का स्थान आता है, जिसके उत्खनन का कार्य 1962 में प्रोफेसर वीके सिन्हा द्वारा किया गया। और यहाँ चावल की खेती, सिंह उपकरण, तो जो सिंह उपकरण है वह जो है हिरन से संबंधित, अर्थात केवल अधिकतम हिरन के ही सिंहों के उपकरण हैं। अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में उतनूर, कोडेकल, नागार्जुनीकोंडा, ये भी नवपाषाणकालीन स्थल हैं। फिर तमिलनाडु में देखेंगे पायमपल्ली, यह भी नवपाषाणकालीन स्थली है। अब हम देखेंगे कर्नाटक में संगन कल्लू जो नवपाषाणिक स्थल है, यहाँ से राख के टीले मिले हैं। तो ये जो राख के टीले मिले हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो जानवर थे उन जानवरों को गोबर को इकट्ठा किया गया था, तो या तो वहाँ दुर्घटना के स्वरूप आग लग गई, या किसी कारण से उसको आग लगाया गया होगा। इस प्रकार से राख का टीला कहाँ से मिला है, संगन कल्लू कर्नाटक से मिला है। और कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, जैसे पिकलीहल, कोडक्कल और टी नरसपुर। तो पिकलीहल, कोडक्कल, टी नरसपुर और संगन कल्लू, ये नवपाषाणिक स्थल कर्नाटक में है। अब हम देखेंगे गणेश्वर और बालाघाट। ये जो गणेश्वर और बालाघाट हैं, दोनों क्षेत्र याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। गणेश्वर और बालाथल, यह दोनों राजस्थान में स्थित हैं, लेकिन इससे और उस समय जब नवपाषाण काल अपने अंतिम अवस्था में था, अर्थात समाप्ति पर था, उसी बीच में हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई थी, कहाँ पर, सिंधु घाटी के तट पर, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ के कांस्य
के औजार मिले हैं वह कुछ कांस्य के औजार यहाँ हड़प्पा सभ्यता में भी मिले हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि इन दोनों स्थलों से और हड़प्पा सभ्यता से आदान प्रदान होता था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बालाथल और गणेश्वर में जो औजार या उपकरण पाए गए हैं वह उपकरण हड़प्पा सभ्यता में भी मिले हैं। तो हम देखेंगे गणेश्वर में लगभग 4000 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं और ये गणेश्वर और बालाथल कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। ठीक, तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल। तो चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन आपको बहुत छोटे में ही समझाने का प्रयास किया गया है। तो हम जान रहे हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।